बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। In the name of Allah, the most compassionate, the merciful. Assalamu alaikum, my dear students. I hope that you are fine and you are studying at your homes properly with great care. And I hope that you are memorizing also your homework and writing work. And today we are going to study unit number 5 in English language, E1, step ahead. So today our topic is recounts. First of all, I'll tell you about recounts, that what is recounts or what are recounts. Recounts, what did happen in your life in past, and that is called recounts. Means any accident, any memory, any unforgettable occasion or event or any celebration which has in your mind, and when you are going to recall it, it is called recounts. Means जब आप उसको याद करते हैं, कोई आपके माजी की कोई कहानी, माजी का कोई ऐसा वाक़या या माजी की कोई ऐसी सेलिब्रेशन, तकरीब जो आप भूल ही नहीं सके, तो जब वो आपको जो है वो प्रेजेंट में, हाल में, अपनी आपकी ज़िंदगी में वो आपको याद आए, दैट इज़ कॉल्ड रिकाउंट. उसके लिए वी यूज़ टर्म रिकाउंट. देयर आर many unforgettable events in everyone's life. हर एक की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे नाकाबिल फरामोश वाक़यात जो हैं वो होते हैं जो इंसान भुलाना भी चाहे, if you want to forget them, but you cannot forget them, लेकिन आप भुला नहीं सकते. that is called recount. So today's chapter is very important in this perspective. इस हवाले से आज ये जो है चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी मेमोरीज़ को रिकॉल करेगा, जो आपके अनफॉरगेटेबल इवेंट्स आपके साथ हुए हैं, एंड समटाइम्स अनप्लेजेंट इवेंट्स हो जाते हैं, समटाइम्स एक्सीडेंट्स होते हैं, समटाइम यू मीट वेरी प्लेजेंट मेमोरी. कभी कभार आपकी बड़ी खुशगवार यादें जो हैं वो आपके जहन पर, आपके दिल पर तरोताज़ा हो जाती हैं. तो इस सारी जो है मतलब इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिकाउंट्स. दिस यूनिट स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 106 जो है, ये पेज जो है यूनिट नंबर 5 जो है पेज नंबर 106-107 से जो है ये स्टार्ट हो रहा है. इसकी जो स्टार्टिंग है, दिस इज़ योर यूनिट नंबर 5 रिकाउंट्स. इसको देख लें. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीव्यू. You knew before in my classes that preview means a description in a newspaper or a magazine that tells you about a film, movie or television program before watch it, before reading it. That is called preview. जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसका प्रीव्यू करते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू रीड टुडे, व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे. तो ये आज हमारा जो टॉपिक है रिकाउंट्स, उसके हवाले से जो है वो प्रीव्यू होता है. As I told you that sometimes you have a very unforgettable memories was the part of life or is the part of life. वो ज़िंदगी का हिस्सा थी या हिस्सा हैं या फिर हिस्सा रहेंगी. That types of moments, that types of memories are called recounts. उसमें जो है ना हम उसको क्या करते हैं, recounts करते हैं. तो that is called preview. इसको भी हम जो है preview कहते हैं. लेकिन sometimes pictures show you that this types of occasions, this types of events जो है happened you in your life. For example, car accident. Here is a picture. इस तस्वीर को आप देख सकते हैं. See this picture. And then the sports ground. There is a boy who is standing and receive the honor. जो है ना shake hands. तो ये जो है ये preview है. Means preview जो है
लीड्स अस टू द मेन टॉपिक, उसको जो है वो क्या करता है, हमें मेन टॉपिक्स की तरफ लेकर जाता है। तो हमें आइडिया हो जाता है कि हम व्हाट टाइप ऑफ टेक्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, यानी कौन से किस्म की जो टेक्स्ट है, कौन से किस्म का जो एक्सट्रैक्ट है वो हम जो है ना पढ़ने जा रहे हैं। ऑब्वियसली the answer will that we are going today to study the pages of history। हम आज जो है वो हिस्ट्री के कुछ पेजेस में जाएंगे, तारीख के कुछ पन्नों में जाएंगे, और वो मे बी इट इज़ पॉसिबल दैट मोर देन 2000 years ago, 3000 years ago, और मोर देन 4000 years ago, 4000 साल पहले, 3000 साल पहले की वो तारीख हो, उसको जो है वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ इन रिकाउंट्स। यानी रिकाउंट्स में हम हज़ारों साल की पिछली तारीख को जो है वो स्टडी करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड रिकाउंट। Then we have the overview, and again with the series of lectures I told you about the overview। अब ओवरव्यू, व्हाट काइंड ऑफ ओवरव्यू और व्हाट टॉपिक ऑफ द ओवरव्यू, ओवरव्यू क्या है, जो है क्या है, किस लिए हम उसको जो है स्टडी कर रहे हैं, मीन्स इट इज़ द डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ रिकाउंट्स। मीन्स टुडे वी हैव द टॉपिक ऑफ रिकाउंट्स, सो इट्स ओवरव्यू। मीन्स recounts tells us about a series of events that have already happened, जो पहले से हो चुके हैं, जो हमारी ज़िंदगी में पहले से जो है वो हुए हैं, that is called recounts। means diaries, for now these are the examples of recounts। diaries means when you are going to write a diary, it is also called recounts। means जो आप डायरीज लिखते हैं, आप उसको फिर दोबारा देखते हैं, खोलकर देखते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रिकाउंट। वो आपको याद हो जाता है कि ये चीज़ जो है वो मैंने अपनी डायरी में लिखी थी, ये फ़िलान डेट पे फ़िलान ईयर फ़िलान टाइम पर जो है ना ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, दैट इज़ कॉल्ड जो है रिकाउंट। diaries, biographies, sometimes you are going to write your own descriptions about the circumstances which are related to your life। वो हालात और वाक़यात आप लिखते हैं जो आपकी ज़िंदगी के साथ वाबस्ता होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। autobiographies, biographies, autobiographies, what is the difference between biography and autobiography? autobiography, one who writes himself, that is called autobiography। means जो खुद लिखे बंदा अपने बारे में, that is called जो है autobiography। means आप बीती, यानी अपने रोज़ के मामूलात के मुताबिक वो अपनी डायरी को मेंटेन करे, उसको लिखता रहे, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी मीन्स एनी अदर पर्सन हु वांट टू राइट द circumstances of another person's life, that is called biography। biography कोई भी लिख सकता है, कोई भी जो है मतलब स्कॉलर हो, कोई भी राइटर हो, कोई भी जो है जर्नलिस्ट हो, वो किसी की भी बायोग्राफी को लिखकर जो है वो पब्लिश करवा सकता है। and news reports, and you will also find in type recounts in the type of news reports। news reports is also the type of recounts, and letters, books and TV documentaries can tell be presented as recounts। इनको जो है ऐसा पेश किया जाता है कि इनके ज़रिए से हम जो है recounts को पेश करते हैं। Now the question arises in our mind that how we write the recounts। means in every before going to an extract or a passage, we have to discuss about that unit or its structure and its language, that how we are going to write a recount। if you want to write, अगर हमें लिखना है, अगर हमें उसको जो है समझना है, सिर्फ पढ़ने की हद तक नहीं, उसको हमें समझना है, उसको आगे इम्प्लीमेंट करना है, that's we have to some technique or feature to write the recounts। तो उसमें सबसे पहले द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ रिकाउंट्स। रिकाउंट्स के जो है वो फीचर्स हैं। मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू टेक अ पेन एंड स्टार्ट राइटिंग अ रिकाउंट, तो व्हाट शुड बी कीप इन माइंड, क्या आपको जहन में रखना चाहिए, क्या चीज़ें होंगी जिसको आप जो है अपने सामने जो है मद्देनज़र रख कर आप लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग ऑन स्ट्रक्चर, हम जो है उसके स्ट्रक्चर पर जाते हैं, यानी उसकी बनावट पर जाते हैं कि हाउ शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ रिकाउंट। रिकाउंट का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी बनावट है, वो किस तरह से होनी चाहिए। First of all, the same condition, same statement that we have the opening statement, means introductory statement, जो है introduction होना चाहिए। Whatever we are going to write in this world or in study world, जो कुछ भी हम लिखने जाते हैं या लिख रहे होते हैं, तो उसमें सबसे जो है हमें पहले जो है उसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है, जिसको हम ओपनिंग स्टेटमेंट इन अदर वर्ड्स कहते हैं, या फिर टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, या सेशनल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कहते हैं। What you have the information about that thing or that person is called background information। background is sessional information, जो भी उसकी sessional information होती है, background information होती है, उसको हम introduction में सबसे पहले लिख रहे होते हैं।
नंबर 2 जो है द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेम है उसको फिर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी जो सीरीज ऑफ पैराग्राफ्स होते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हो रहे होते हैं, बस बट ओनली हियर इज द डिफरेंस इज दैट इन रिकाउंट्स और जो ब्रोशर्स हम पढ़े इन प्रीवियस वीक आई taught you about the brochures writing, तो वहाँ पर सीरीज ऑफ पैराग्राफ्स था, यहाँ पर सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, यानी जो ओकेजन जो इवेंट आपके साथ पहले हुआ है पहले उसको लिखना है. यू हैव टू राइट फर्स्ट एंड सेकंड एंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ. इट मीन्स यू हैव कनेक्ट ऑल दीज इवेंट्स विद ईच एंड एवरी वन. आपको उसको जो है वो क्या करना है, हर एक को कनेक्ट करना है, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं. इट मीन्स यू यूनिफाइड ऑल द पैराग्राफ्स ऑल द इवेंट्स विद वन एंड अदर, एक दूसरे के बाद जो है फर्स्ट वन देन आफ्टर एंड देन उसके बाद थर्ड वन, इस तरह से आपको लिखना है. दैट इज कॉल्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. Number 3 feature is that recounts of true events and information. It means you avoid the exaggerations, you avoid the beating about the bush when you are going to write a recount. जब आप एक recount लिखने जा रहे हैं तो आपको beating about the bush या false या exaggeration से avoid करना है, grace करना है. आपको जो है सिर्फ और सिर्फ you only rely on the ट्रू इवेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन, जो कुछ हकीकत है, जो रियलिटी है, व्हाट डिड हैपन इन रियल, जो आपकी लाइफ में हकीकत में हुआ है, you are going to write that events, that information, that type of information. It means you do not insert such type of information which is false or untrue, जो कि गलत हो, false हो, उसको आप जो है ना नहीं लिखेंगे. The third feature is the most important feature to write recount. recount लिखने के लिए तीसरा जो है वो फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इंसर्ट मैनी फॉल्स एक्सरेशंस, जो है वो गलत चीज़ों को लेकर आते हैं, हालांकि वो हुआ भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो लिख रहे होते हैं. नंबर 4 फीचर इज दैट कॉज एंड इफेक्ट आइडेंटिफाइड इन इवेंट्स, यानी कॉज एंड इफेक्ट जो है इट इज़ वेरी नेसेसरी in events. When you are going to write a recount, then you must keep in mind that what is the cause of that thing, that event, यानी उसका सबब क्या हुआ था, उस वाक़या क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था. You have to write cause and effect, यानी उसके असरात क्या थे, रिजल्ट्स क्या थे. You have to write all these causes and effects, जो कि वो events के ज़रिए से we can identify all these causes and effects through the paragraphs which you have written in your recount. जो आप अपने recount में लिख चुके हैं उसके ज़रिए से हमें जो है वो पहुँचेंगे कि उसका सबब क्या था और उसके इफ़ेक्ट्स क्या निकले थे. नंबर 5 फीचर ऑफ recount इज़ दैट स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिफाइड, यानी जो स्पेसिफिक जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स थे जो आइडेंटिफाई हुए थे, उनको जो यू मस्ट डिस्कस देम इन योर रिकाउंट और इन पैराग्राफ. आप उस पार्टिसिपेंट्स को ज़रूर जो है उनके आप डिस्क्राइब करेंगे, उनके बारे में आप लिखेंगे. Then optional quotes from participants and witnesses. It means at that time when something is happened to you or another person, means what are the participants and what are their witnesses. जो वो witnesses थे या जो है गवाह जो वहाँ पे थे या participants थे, उनकी आप जो है quotes थे या उनके जो statements थे, you have to write in recount. आपको वो भी जो है quote करनी है, उनको भी आपको जो है लिखना है. And then second last conclusion that might give a different view about the topic. एक ऐसी conclusion, एक ऐसा इख्तिताम जो एक मुख्तलिफ एक राय हमें पेश करे. It means it is a totally different opinion from the other person or a topic. यानी इसमें recount में as you know that we conclude with the connectivity of introduction, but in recount we have some differences, we have some another statements that we do not end with the specific thing, but we end this topic with a different point of view. हम इसको अलहदा एक राय के साथ इख्तिताम करेंगे. Maybe people agreed on these statements but we do not agree on this statement. हम इस statement पर जो है वो एग्री नहीं हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ था. आप अपना एक परसेप्शन, आप अपनी एक जो है ना राय उसमें जो है ना कंक्लूड करेंगे.
optional personal comment about the significance of the event, and then you have a choice that you write the optional personal comment, यानी personal comments जो हैं उसको optionally you have to write in the significance of events, यानी जिस तरीके से वो अहम होंगे, जिस तरह से आप उनको देखेंगे कि इस events की ये अहमियत थी, तो at the regarding the importance of that events, you can write the personal comments according to significance. And then part 2, language, that what kind of language we have to use when we are going to write a recount. जब हम recount लिखने के लिए तैयार हैं तो फिर हमें किस किस्म की लैंग्वेज को जो है चूज़ करना है, तो इसमें जो है लैंग्वेज में द यूज़ ऑफ द पास्ट टेंस इज़ सिग्निफिकेंट, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज़ द पास्ट टेंस, हमें पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है. एज यू नो दैट टेंस हैज़ अ थ्री टाइप्स के टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट टेंस, past tense and future tense, but we have to select the past tense, means we have to write all the sentences, all the events, all the paragraphs in past tense. past tense में जो है उसको लिखना होता है. ये बात जहन नशीन कर लें, याद कर लें कि आपको recount लिखते वक्त you always use the past tense, आप past tense का जो है ना यूज़ करेंगे. the use of action verbs मीन्स एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल करना जो है वो कंपलसरी है. नंबर 3, द यूज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन, इट मीन्स नाउ द फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन का इस्तेमाल जो है वो करना है व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अ रिकाउंट. आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो दैट व्हाट आर द थर्ड पर्सन, बट द फर्स्ट पर्सन जो होते हैं ग्रामर में वो आई एंड वी with all the forms, all the types of the forms, यानी I की जो है possessive, objective, यानी जितनी भी इसकी forms हैं उन सारी forms के साथ you have to use when you are write the recount. तो फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन का जो है वो इस्तेमाल करना है. एंड देन द यूज ऑफ कनेक्टर्स टू डू विद लाइक, आफ्टर, व्हेन, एज सुन एज and in the end, means you have to use connectors, means connectors of time. In previous class or previous chapter you will find the connectors, it means conjunctions. When you are going to connect the two sentences, two words, you use connectors, means we have connectors and, but, like, as soon as possible, such as, and then as, and like, after, and now, then. These type of connectors you have to use in recount. recount के अंदर connectors का इस्तेमाल होता है. as we can say that conjunctions, यानी conjunctions का इस्तेमाल करेंगे. and conjunctions are divided into different categories. इसमें जो है ना time के conjunctions होते हैं, time connectors होते हैं, उनको जो है use किया जाएगा. Then the use of connectors to do with cause and effect, such as, because, as result of, and consequently, means उसके बाद we have two another connectors which show the cause, यानी जो cause को किसी सबब को जो है वो जाहिर करेंगे, that is called because, and consequently we have to use such type of connectors when we are write the recount. So I hope that my dear students, you have understood all these points, means preview, overview, and structure of recount and language of recounts. तो इसको जो है you must memorize these all steps when you are going to write a recount. It is a very easy thing. It means all these things are in our practice now from the video number 1 to video number 5. ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी अब प्रैक्टिस में आ चुकी हैं. इनको आप जो है फॉलो अप करेंगे और इनको जो है आप प्रैक्टिस करेंगे. Then we have a reading, and today we have a very great piece of extract from the writer Natalie Jane Pryor, एक फेमस राइटर जिसने जो है ना एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जिसने एक रिकाउंट, इट मींस दिस इज कॉल्ड अ रिकाउंट, एक रिकाउंट का पैसेज है, उसके जो है ना सब्जेक्ट के मुताबिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट आइसमैन विच इज जो है ना नेम आइसमैन. तो इसकी जो है आइसमैन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इस रिकाउंट को उसने किस तरह से लिखा है और उसने किस तरह से इसको बयान किया है. इट मीन्स it has 120 lines जो है are here in this recount. तो इसमें जो है first of all we are going to start this Iceman, and then I'll discuss you for the summary of this Iceman. This is pre-reading. A pre-reading, before the reading, you have discussed about the Iceman, and then in 1991 a frozen body was found high in mountains between Austria and Italy. Means we come to this point that it is an event of
ऑस्ट्रिया एंड इटली, मीन्स ऑस्ट्रिया और इटली की जो है इलाकों का, मीन्स जो ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उस यूरोप के जो है ममालिक का ये एक वाक़या है, जो कि वहाँ पे जो है ना बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ी जो जमी हुई होती हैं वहाँ का, यहाँ ऑस्ट्रिया एंड इटली. And my dear students, you know very well that ऑस्ट्रिया एंड जो है ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जिसमें इटली, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये जो हैं ये ममालिक आ जाते हैं. तो वहाँ का ये एक वाक़या जो है लिखा गया है. इट टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑफ द सेंचुरी, यानी इस सदी की सबसे ज़्यादा आला जो है वो एक आउटस्टैंडिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो साइंसी तहकीक और साइंसी जो है वो दरियाफ्त थी. एज यू रीड दिस आर्टिकल, व्हेन यू आर गोइंग टू रीड दिस आर्टिकल अबाउट द डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ आइसमैन, और व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी एंड understand the Iceman's story, notice how detailed the facts are, means जो हकाइक हैं, जो रियलिटीज़ हैं, उस पर आपको गौर करना है. You concentrate on the facts about the Iceman when you are going to read this extract, this passage. जब आप ये इक़्तिबास, जब ये आप पैसेज पढ़ने जा रहे हैं तो आपको उसके हकाइक पर कंसंट्रेशन करनी है, आपको तवज्जो देनी है कि हाउ दीज फैक्ट्स आर रिटन इन डिटेल, डिटेल्स में किस तरह से लिखे गए हैं. दिस गिव्स द अकाउंट क्रेडिबिलिटी. ऑल्सो पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द फर्स्ट सेंटेंस, मीन्स आप ख़ास तरह से उसके पहले जुमले पर लिखे हुए पर जो है अटेंशन तवज्जो देंगे. एंड फर्स्ट सेंटेंस इन ईच पैराग्राफ, और जो हर पैराग्राफ जो है उसके पहले सेंटेंस को आप देखेंगे, दे यू विल फाइंड द सेम सेंटेंसेस, आपको सेम नज़र आएंगे. मीन्स दे आर रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इट मीन्स दे आर यूनिफाइड, यानी ये जुमले एक दूसरे से जो है पैराग्राफ्स जो हैं वो कनेक्ट हैं, एक दूसरे के साथ जो है ना लिंक हैं. And then decide if this is the topic sentence, and then you have to decide that what is the topic sentence. इनका जो topic sentence है वो कौन है. Think how the following sentences in the paragraph support the topic sentences, and then you have to think about all these written material, written stuff in this extract. उसके बारे में आप सोचें कि what is the supportive sentences, what are the supportive paragraphs. इसमें जो supportive sentence है वो कौन सा है in any paragraph of जो है this Iceman. Now I am going to read for you with explanation. And the Iceman, extract by Natalie Jan Pryor, means its writer name. The fabulous frozen man found, यानी एक आला जो है आदमी जमा हुआ, तलाश कर लिया गया. On 19 September 1991, it was the story of 19 September 1991. Some German climbers on holiday in the Alps made an extraordinary discovery. यानी कुछ जर्मन जो थे माउंटेनियर्स जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, और छुट्टी वाले दिन जो है वो एक उन्होंने आला किस्म की उन्होंने एक खोजना की. वाइल वेकिंग अलोंग द सिमेलियन ग्लेशियर्स, एरिका साइमन एंड हर हस्बैंड हेलमेट कॉट साइट ऑफ समथिंग. जब ये जो है सिमेलियन ग्लेशियर्स विच आर एग्जिस्टेड इन इटली एंड ऑस्ट्रिया, बिटवीन दी इटली एंड ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया और इटली के दरमियान ये वाक़े हैं. वहाँ पर जो है ये कुछ क्लाइंबर्स जो थे वो घूमने गए थे. तो वहाँ पर जब ये उठे, वेकिंग is such type of conjunction or time phrase that we are using always before a noun. हम हमेशा इसको नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, यानी जब कोई बेदार होता है, बिफोर द वेकिंग, वेकिंग मीन्स अवेक फ्रॉम द स्लीप, यानी जागना, बेदार होना, तो उसके लिए हम वेकिंग इस्तेमाल करते हैं. Glaciers, Erica Simon and her husband Helmet caught sight of something sticking out of the side. जब उनकी नज़र जो है ना उस बर्फ़ वाले हिस्से पर पड़ी जहाँ से कुछ जो है निकल रहा था. Helmet Simon thought it looked, और हेलमेट जो है ना उसने ये ख्याल किया, it looked like a doll's head, उसने समझा कि ये किसी गुड़िया सर जैसा है. Helmet Simon, the Simon went over to inspect it, और the Simon went over to inspect it, और साइमन जो है वो वहाँ पर तफ्तीश करने के लिए वो गया. and realized that they had found the head and shoulder of a human body, और उनको ये एहसास हो गया कि उन्होंने एक मुर्दा आदमी के जन सर और कंधों को तलाश कर लिया है. This is the first paragraph. It means in this first paragraph we have the two characters. One is a
एरिका साइमन एंड देन साइमन हेलमेट जो उसका शोहर था, ये दोनों क्लाइंबर्स थे। जब ये ग्लेशियर्स के ऊपर जो है ना क्लाइंबिंग करते थे तो देन दे सा स्टिकिंग आउट समथिंग फ्रॉम द आइस, यानी इन्होंने कुछ जो है वो बर्फ़ से आते हुए देखा। तो साइमन जो है ही वेंट देयर एंड इंस्पेक्टेड इट, उसका जो है ना उसने जायज़ा लिया। देन ही फाउंड दैट देयर वाज अ बॉडी ऑफ अ डेड बॉडी ऑफ अ मैन, वहाँ पर उसको पता चला कि वहाँ एक मुर्दा आदमी का जो है ढांचा पड़ा हुआ था। द साइमन रिपोर्टेड देयर फाइंड टू द पुलिस, और उसने इस तलाश की जो खोजना की थी उसने पुलिस को इतला दी। वो प्रॉमिस्ड एन इन्वेस्टिगेशन, जिसने वादा किया कि वो इसकी छानबीन करेगा। नो बडी रियलाइज येट, अभी तक ये बात किसी को एहसास नहीं हुआ था जस्ट हाउ इम्पोर्टेंट द बॉडी ऑन द ग्लेशियर्स वॉज, यानी कि जो ये ग्लेशियर्स यानी पहाड़ों के बीच में जो ये जिस्म था, जो बॉडी थी, उसकी कितनी अहमियत है। अ फ्यू क्यूरियस पीपल वेंट टू लुक एट इट। क्यूरियस मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े क्यूरियस होते हैं, दे वांट टू नो अबाउट समथिंग, दे ऑलवेज हंट फॉर नॉलेज। ऐसे लोग जो हमेशा इल्म की तलाश में रहते हैं, हमेशा जो है खोजना की तलाश में रहते हैं, सच टाइप ऑफ पीपल्स आर क्यूरियस पीपल, उनको हम क्यूरियस पीपल कहते हैं। हैविंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो समथिंग अबाउट, यानी किसी चीज़ के बारे में जो है उनको नॉलेज हासिल करनी हो, उनको जो है ना ख्वाहिश हो कि वो किस चीज़ के बारे में देख कर उसके बारे में जानकारी हासिल करें। वहाँ पर गए, देखा, एंड लेटर अ पुलिसमैन अराइव्ड इन अ हेलीकॉप्टर एंड थ्रू हेलीकॉप्टर a policeman arrived at that point. He tried to free the body from the ice with a jackhammer, और उसने जो है इस बर्फ़ से ढपे हुए जो नाश थी, जो जिस्म बॉडी थी, उसको जो है जेक हैमर अ लार्ज पावरफुल टूल वर्कड बाय एयर प्रेशर, एक हवा के प्रेशर से जो है ये काम करता है। जेक हैमर विच इज फिक्स इन हेलीकॉप्टर्स और एरोप्लेन, उनके अंदर ये फिक्स होता है, या फिर जो है ना इंस्ट्रूमेंट होता है टेक्स साइंटिफिक एक, तो उसके ज़रिए से उसने क्या किया, उसको आज़ाद करने की कोशिश की, बाहर निकालने की कोशिश की, एंड डैमेज इट बैडली इन प्रोसेस, और इस दौरान उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाया इसने। Means in second paragraph we found that a policeman arrived there, means Simon informed a policeman and he promised to investigate that body, and then he came through helicopter by helicopter at that point, and then he freed that body with through the jackhammer, and in this process the body was badly damaged। तो ये जो है वो पूरी बॉडी जो थी वो बड़ी बुरे तरीके से मुतासिर हुई। और उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3, द बॉडी ले ऑन द ग्लेशियर्स फॉर 5 डेज, और इन ग्लेशियर्स के ऊपर ये 5 दिन तक जो है बॉडी पड़ी रही। फाइनली ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट, A forensic expert means who study as scientific study। forensic जो एक्सपर्ट होता है, जो माहिर होता है, वो साइंटिफिक स्टडी करता है, यानी उसके हवाले से, उसके जो है ना मतलब केमिकल्स के ज़रिए से, मुख्तलिफ जो है प्रोसेस से, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेंसिक एक्सपर्ट। तो साइंटिफिक जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसके ज़रिए से ही वांटेड टू ट्राई आउट और फाइंड आउट द ट्रुथ अबाउट दैट बॉडी और दैट थिंग, यानी वो कोशिश करता है कि वो उन हक़ाइक़ तक पहुँचे, उन अपनी साइंसी तहकीक के ज़रिए से, ताकि सही सही जो है उसके हक़ाइक़ मालूम किए जाए, या उसकी सच्चाई को जो है वो सामने लाया जाए। डॉक्टर रेनर हैन मीन्स द फॉरेंसिक एक्सपर्ट वॉज डॉक्टर रेनर हैन, उसका नाम डॉक्टर रेनर हैन था। अराइव फ्रॉम एनसबर्ग यूनिवर्सिटी, एनसबर्ग यूनिवर्सिटी से पहुंचा। बाय दिस टाइम पीपल एक्सप्लोरिंग द साइट हैड मेड द डिस्कवरी ऑफ एन एंशंट कॉपर एक्स, और इसी वक्त जो है जो वहाँ पर सियाह आए थे उन्होंने एक पुराने जो है कॉपर के कुल्हाड़ी को भी तलाश कर लिया, एंड अ स्टोन नाइफ, और एक पत्थर के चाकू को। सी पिक्चर बिलो, हेयर इज़ अ पिक्चर ऑन पेज नंबर 111। उस पिक्चर में जो है आप उसको देख सकते हैं, एक नाइफ और एक जो है कुल्हाड़ी थी, एक्स थी, जो कॉपर से बनी हुई थी, उसको भी उन्होंने जो है ना तलाश कर लिया। डॉक्टर हैन टुक वन लुक एंड रियलाइज, और डॉक्टर हैन ने एक नज़र उसको देखा और उसको ये मालूम हो गया, द बॉडी वॉज नॉट अ मॉडर्न पर्सन, ये किसी जदीद शख्स की जो है जिस्म नहीं है। हु हैड लॉस्ट हिज वे एंड बिकम फ्रोजन इन द आइज, जो कि अपना रास्ता भटक गया हो और यहाँ पर इस बर्फ़ में जम गया हो। बट एन एंशंट प्रिजर्व पर्सन, लेकिन ये बहुत कदीम तरीन शख्स है जो कि इस पहाड़ों में या इस बर्फ़ानी इलाकों में आकर फंस गया। दिस वॉज नॉट अ जॉब फॉर द डिटेक्टिव, ये किसी जासूसों का काम नहीं था, बट फॉर द आर्कोलॉजिस्ट्स, लेकिन ये काम जो है आर्कोलॉजिस्ट्स था। अब
Now you have a question that what are the archaeologists, or who is the archaeologist? Archaeologist, one who study the culture and country and the कल्चर ऑफ द पास्ट एंड पीरियड्स, टाइम ऑफ पीरियड, यानी एक ऐसा शख्स जो तारीख का मुताला करता है, तहजीब और तमद्दन सकाफ़तों का जो है वो थ्रू द बिल्डिंग्स, थ्रू दी जो है बॉडीज, थ्रू दी स्टोन्स, थ्रू दी अदर आर्टिकल्स, जो दूसरी चीज़ें होती हैं जो मिलती हैं, उसके ज़रिए से वो उनकी जो है स्टडी करता है, एंड देन उसके बाद जो उसकी रिसर्च होती है उसको मंजर आम पर लेकर आता है, दैट इज़ कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। तो उसने ये कहा कि ये काम जो है ऑन आर्कोलॉजिस्ट यानी तारीख दानों के, माहिर तारीख दानों का है कि वो इसकी जो है मुताला करें, स्टडी करें। डॉक्टर हैन कॉल्ड इन हिज कोलीग, और डॉक्टर हैन ने अपने साथी को बुलाया, प्रोफेसर कोनार्ड। प्रोफेसर कोनार्ड को स्प्लेंडर एंड एक्सपर्ट एंड प्री हिस्ट्री, जो कि बहुत ही तारीख में जो है बड़ा माहिर था, एंड प्रोफेसर स्प्लेंडर एग्जामिन द एक्स एंड द बॉडी, और प्रोफेसर स्प्लेंडर ने जब इस कुलाड़ी और उस जिस्म को देखा एंड कंफर्म दैट द आइसमैन वाज एट लीस्ट 4000 ईयर्स ओल्ड, और उसने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो आइसमैन है ये तकरीबन 4000 साल जो है ये पुराना जिस्म है। और लेटर साइंटिस्ट एट ऑक्सफोर्ड, और बाद में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट है, प्रूव दैट इट वाज एक्चुअली 5300 ईयर्स ओल्ड, और उन्होंने ये कहा कि 5300 साल ये पुराना जिस्म था। द प्रोफेसर टुक द आइसमैन्स बॉडी विद हिम, और प्रोफेसर जो है इस आइसमैन का जिस्म अपने साथ ले गया टू एनिसबर्ग यूनिवर्सिटी। हियर इट वाज ट्रीटेड फॉर ग्रोथ्स एंड फंगस एंड स्टोर्ड इन अ स्पेशल कोल्ड, और यहाँ पर जो है उसको रखा गया और उसको जो है एक महफूज कर लिया गया। ग्रोथ्स ऑफ स्टूडेंट स्पेशल कोल्ड रूम एट -6 डिग्री सेल्सियस, जो है ना -6 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यानी -6 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको जो है एक जो है स्टोर में रखा गया, जहाँ पे उसको जो है फंगस मींस ग्रोथ और दूसरी रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वाइल दी ऑस्ट्रियन रिसर्चर्स, अब ऑस्ट्रिया इज़ अ कंट्री एंड इट इज़ अ जो है पार्ट ऑफ यूरोप, जो यूरोप का एक हिस्सा था, एंड इट वाज नेक्स्ट इन जर्मनी, ये पहले जर्मनी के साथ था, एंड देन जो है ना इट वाज फ्री फ्रॉम जर्मनी एंड नाउ इट इज़ अ सेपरेट कंट्री और फ्री कंट्री। तो ऑस्ट्रियन रिसर्चर फाउंड अ पेट नेम फॉर हिम, उन्होंने उसको एक तखल्लुस दे दिया, पेट नेम दे दिया, वो था ऑर्जी, आफ्टर द ओर्जलर एल्प्स वर ही वाज फाउंड। ऑर्जी का नाम दिया, ऑर्जी, टी इज़ अ वेरी जो है pronounce slightly slow in this sound, ऑर्जी आफ्टर द ओर्जलर एल्प्स वेयर ही वाज फाउंड, जहाँ से इसको तलाश किया गया था, पाया गया था, उस पहाड़ों का नाम ऑर्जी था, उन्होंने उसको ऑर्जी मैन का नाम दिया। Archaeologists on glaciers excavated arrows and cape and other artifacts belonging to the Iceman's climbing kit, और फिर इन माहिर तारीख दानों ने इस ग्लेशियर से बहुत सारी और चीज़ें, तीर थे, केप, टोपी और दूसरी जो है इंसानी बनाई हुई चीज़ें जो कि इस आइसमैन जो इसके क्लाइंबिंग किट यानी चढ़ने वाले जो टूल्स थे उसके साथ जो है इसकी मिली थी, उनको भी तलाश कर लिया। एज सुन एज न्यूज़ ऑफ डिस्कवरी बिकेम वाइडली नॉन, जैसे कि इस दरियाफ्त की खबर जल्द से जल्द फैल गई, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वेंट ऑर्जी क्रेजी, यानी बड़ी जो है क्रेजी होकर इस ऑर्जी के पहाड़ों की तरफ चले गए देखने के लिए। ऑर्जीज फेस अपीयर्ड ऑन टेलीविजन, और इस ऑर्जी पहाड़ों के जो तस्वीरें थी और उसका चेहरा जो था वो मंजर आम पर टेलीविज़न पर लाया गया, एंड ऑन द कवर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन, और न्यूज़पेपर्स के कवर्स और जो है मैगजीन्स के जो है फ्रंट पेजेस पर उसको पब्लिश किया गया। ऑर्जी शेप्ड स्वीट्स स्टार्टेड अपीयरिंग इन शॉप्स, और ऑर्जी शेप्ड स्वीट्स जो हैं, ऑर्जी की नुमा जो है कुछ ऐसी मिठाइयाँ बनाई गई जो कि दुकानों पर रखी गई और बेची गई, नियर द प्लेस वेयर ही वाज फाउंड, उसी के करीब जहाँ पर ये जो है ना जिस्म मिला था। एंड समवन रोट अ सॉन्ग अबाउट हिम, और किसी ने इसके बारे में एक गीत लिखा। मीनवाइल, और काम उसी वक्त, एन आर्ग्यूमेंट डेवलप बिटवीन इटालियन एंड ऑस्ट्रियन, और इटली और ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट के दरमियान एक इख्तलाफ पैदा हुआ, एक जो है लफ्जी जंग छिड़ी वाज कि अथॉरिटीज एज हु ऑन ऑर्जीज बॉडी, यानी उनमें से ये कि कौन ऑर्जी के जिस्म को जो है अपने पास रखेगा। अ सर्वे रिवील्ड ही हैड डाइड 92.6 मीटर्स ऑन द इटालियन साइड, सर्वे के मुताबिक 92.6 मीटर्स जो था वो इटली की साइड पर जो है ये मर गया था, एंड द बॉर्डर, उसकी जो है सरहद की तरफ। इटालियन रिसर्चर अक्यूज द ऑस्ट्रियंस ऑफ किडनैपिंग, और जो इटली के रिसर्चर्स थे उन्होंने
अगवा का जो है इल्ज़ाम लगाया ऑस्ट्रियन रिसर्चर्स के ऊपर एंड ऑर्जी एंड डिमांडेड दे गिव हिज बॉडी बैक, और ऑर्जी के बारे में, और उन्होंने मुतालबा किया कि ऑर्जी का जिस्म जो है उनको वापस दिया जाए। Scientists learned about ancient people means however work on Orzi had already become an international affair। अब ऑर्जी के ऊपर जो काम किया जा रहा था ये एक बैनुल अक़वामी मसला बन गया था। स्पेशलिस्ट इन बॉटनी इट मीन्स वन हु स्टडीज अबाउट दी प्लांट्स, उसको जो है ना बॉटनिस्ट कहते हैं। एंड ग्लेशियोलॉजी मीन्स वन हु स्टडी अबाउट द माउंटेन्स एंड इट्स ग्लेशियर्स, उसको जो है ना ग्लेशियोलॉजी। एंड प्री हिस्ट्री वन हु स्टडी अबाउट द हिस्ट्री मोर देन 3000 और 4000 ईयर्स जो है ना अगो, उसको जो है ना हिस्टोरियोलॉजी और आर्कोलॉजिस्ट। एंड prehistory and anatomy one who study the structure of human body or anything that is called anatomy तो अराइव्ड इन ऑस्ट्रिया टू एग्जामिन, वो सारे की सारे जो है वो ऑस्ट्रिया की मुल्क में पहुँचे इस जो है जिस्म को जो है ऑब्जर्व यानी मुताला करने के लिए, देखने के लिए, बाय स्टडिंग अ प्री हिस्टोरिक पर्सन एंड हिज पोजीशन, यानी ताकि उसकी जो है ना इस तारीखी शख्स और उसकी जितनी भी अशिया थी उसको देख सकें। दे होप टू लर्न व्हाट अर्ली यूरोपियन पीपल वर लाइक, कि पहले के जो यूरोपीय लोग थे वो किस तरह से दिखते थे या कैसे थे। ऑर्जी वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज ही डाइड, और ऑर्जी जो है वो ये बहुत ही अहम था क्योंकि वो मिला था एक्सीडेंटली, इतफाक से, वाइल गोइंग अबाउट इज नॉर्मल बिजनेस, शायद वो किसी अपने आम काम से जा रहा हो। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा आर्कोलॉजिस्ट एंड प्री हिस्टोरियंस, आर्कोलॉजिस्ट और प्री हिस्टोरियंस यानी तारीख दानों ने वर एबल टू सी आर्टिफैक्ट्स, यानी जो उसकी बनाई हुई चीज़ें थी लोगों की, सच एज कॉपर एक्सिस एज दे वर यूज इन एवरीडे लाइफ, जो कि आम तरह रोज़ मामूल की ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहे थे जब उनको देखा। वाइल नोबडी नोज एग्जैक्टली हाउ, जबकि कोई भी मीन्स दिस इज कनेक्टर ऑफ टाइम, वाइल के नोबडी नोज एग्जैक्टली हाउ ऑर्जी कैम टू बी ब्रेड अंडर द ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर्स के अंदर ये ऑर्जी किस तरह से जो है वो दफन हो गया था। एक्सपर्ट्स नाउ बिलीव, अब मायरीन का ये यकीन था दैट फ्रीक वेदर कंडीशन मीन्स स्ट्रॉन्ग, फ्रीक मीन्स स्ट्रॉन्ग, जो मौसम की सूरत हाल थी यानी तूफान थे जो सूरत, एंड प्योर गुड लक, और जो खालिस उसकी किस्मत थी, प्रिजर्व्ड हिम फॉर सो लॉन्ग बिफोर रिवीलिंग हिम अगेन, यानी उसको उसने बचाए रखा ताकि उसको दोबारा जो है जाहिर किया जाए। फॉलोइंग हिज डेथ इन द रॉकी क्रेविक्स, यानी जब इसके जो है पहाड़ियों में यानी इस टनल्स के अंदर जो है उसकी जो मौत हुई। क्रीप्स मीन्स नैरो क्रेक इन रॉक और वॉल, यानी जो शिगाफ होता है, जो सुराख होते हैं, एक टनल्स होती हैं पहाड़ों के अंदर, उसको हम क्रीप्स कहते हैं, उसको लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। हिज बॉडी वॉज कम्प्लीटली ड्राइड आउट बाय कोल्ड, और इसका जिस्म जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका था, सड़ चुका था इस सर्दी की वजह से। सन एंड हॉट ड्राइव एंड नॉन एज द फोन, और ऐसी सख्त और गर्म हवाएं जिसको जो है फ़ोन कहते हैं। अ हॉट विंड इज़ कॉल्ड फ़ोन, फ़ोन कहते हैं इन इटालियन लैंग्वेज, मीन्स जो जर्मनी की ज़बान है, ऑस्ट्रिया में जो है वो जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, उसको फ़ोन कहते हैं। इट वाज देन कवर्ड बाय स्नो, फिर ये बर्फ़ से ढक गया। विच फ्रोज व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ इट अंडर द मूविंग ग्लेशियर्स, और फिर वही जो हमें मिला था वही इस ग्लेशियर्स की तरह हरकत करता हुआ आया। विच फ्रोज व्हाट वाज लेफ्ट अंडर द मूविंग ग्लेशियर प्रोटेक्टेड बाय द रॉक्स, और फिर जो है ये इस चट्टानों में, पहाड़ों में जो है महफूज हो गया। ऑर्जी ले दियर फॉर ओवर 5100 ईयर्स, और ये ऑर्जी जो है वहाँ 5000 साल पड़ा रहा अंटिल द ग्लेशियर्स बिगन टू श्रिंक, और जब ये जो पहाड़ थे ऑर्जी के दोबारा जो है ये हिलना शुरू हुए, पिघलना शुरू हुए, उसको जो है कहते हैं श्रिंक, मीन्स टू बिकम स्मॉलर, जब ये फिर सुकड़ना शुरू हुए, फिर इनकी बर्फ़ पिघलना शुरू हुई। शॉर्टली बिफोर द डिस्कवरी इन 1991, 1991 इसकी दरियाफ्त से पहले, एन अनयूजुअल अमाउंट ऑफ डस्ट ब्लू अक्रॉस फ्रॉम द सहारा, सहारा से जो है धूल मिट्टी का जो गर्म तूफान था वो हुआ, एंड सेटल्ड ऑन द आइस, और ये फिर आइस के ऊपर, बर्फ़ के ऊपर जो है आके टकराया। दिस मेड द आइस मेल्ट मोर क्विकली, जिससे जो है बर्फ़ बड़ी तेज़ी से पिघली। इवेंचुअली द आइस सराउंडिंग ऑर्जी मेल्टेड अवे, और जो इर्द गिर्द की ऑर्जी की पूरी बर्फ़ थी वो सारी पिघल गई। एंड यूरोप्स विजिटर फ्रॉम द पास्ट वाज अनकवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 500 ईयर्स अगो, और 500 ईयर्स, और उन्होंने पहली दफ़ा 5000 साल पहली जो है इस ऑर्जी के जिस्म को तलाश कर लिया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हु वाज द आइसमैन, ये आइसमैन कौन था। एज सुन एज द आइसमैन वाज डिस्कवर्ड, जैसे कि आइसमैन मिल गया था, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड बिगन वंडरिंग हु ही वाज, लोगों ने इस बात पर गौर करना शुरू किया और हैरत में आ गए कि ये कौन था। वाज ही अ हंटर, क्या ये शिकारी था।
और शेपर्ड या कोई चरवाहा था, कट आउट इन अ स्टॉर्म, जो कि एक बर्फानी तूफान में फंस गया, और अ ट्रेडर या एक ताजिर था, हु हैड लॉस्ट हिज वे, वो अपना रास्ता भटक गया, वाइल क्रॉसिंग द एल्प्स, जबकि ये पहाड़ियों को यहाँ से गुजर रहा था, वेयर ही हैड कम फ्रॉम, कहाँ से आया था, एंड वेयर वॉज ही गोइंग, और कहाँ जा रहा था, हाउ हैड ही डाइड, इसका इंतकाल कैसे हुआ था, एंड व्हेन, और कब हुआ था। दिस सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है अराइजेज इन द माइंड्स ऑफ ह्यूमन, इंसानों के दिलों में ऐसे सवाल आना शुरू हुए। And a careful study of Orzi and his possessions was already beginning to give us the answer, यानी शुरू में ही ऐसे Orzi के बारे में और उन चीज़ों अशिया के बारे में जो है वो हमें जवाबात दे रही हैं। Some questions could be answered easily, कुछ सवालों के जवाब आसानी से दिए जा सकते हैं। Orzi was in his late 20s, Orzi जो था वो तकरीबन 20 साल की उम्र का था, with सवारदी स्किन यानी काले रंग का था। सवारदी मीन्स अ ब्लैक डार्क स्किन, बियर्ड दाढ़ी, डार्क हेयर और बड़े घने बाल, एंड नीटली trimmed into the world's oldest haircut, यानी पुराने कदीम तरीन तरीके से उसके बाल कटे हुए थे। He was quite short, कद का छोटा था, about 1.6 मीटर जो है उसकी 1.6 मीटर जो है वो उसकी हाइट थी, एंड was tattooed on his back, और उसके जो है ना टैटू बने हुए थे पीठ पर, नी घुटने एंड एंकल, और उसके जो है घुटनों और उसके जो है एड़ी के ऊपर, एंड विद लाइन्स एंड क्रॉसेस, लाइन और क्रॉसेस के साथ। ही वॉज वेल ड्रेस फॉर द ओल्ड कोल्ड एंड ग्रास केप, और उसकी जो लिबास था, जो पोशाक थी, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त थी, यानी जिसमें जो है ग्रास केप यानी घास की बनी हुई टोपी, लेदर जैकेट चमड़े की जैकेट, एंड ट्राउज़र्स, फर हेड, और जो है ऊनी जो जानवरों के जिस्म से बाल उतारे जाते हैं उससे जो है मतलब जो चीज़ें बनाई जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड फर हेड, एंड बूट्स स्टफ्ड विद है, और बूट पहने हुए थे जो घास के बने हुए थे। ऑर्जी वॉज एक्सट्रीमली वेल इक्विप्ड, और ऑर्जी जो था उसका बड़ा सही तरीके से उसने अपना प्रॉपर मुनासिब इंतज़ाम किया हुआ था फॉर हिज डे, अपने दौर के हिसाब से। हिज क्लाइंबिंग किट इंक्लूडेड अ कॉपर एज, और यानी चढ़ने वाली किट में उसके पास एक जो है कॉपर एक्स कुलाड़ी थी, रोप रस्सी, एंड लेदर पाउच, एक चमड़े का पाउच था, विद स्क्रेपर इन इट, उसके अंदर स्क्रेपर भी था, एंड अनस्ट्रिंग बो, और खोलने वाला जो है एक बो भी था, एंड फर क्यूअर फुल अनफिनिश्ड एरोज, और बहुत सारे जो है तीर भी उसमें मौजूद थे। हिज बैक पैक कंटेंट फूड सप्लाईज, और उसके बैक पैक के अंदर जो है मुश्तमिल थी बहुत सारी गिज़ा सप्लाईज, इंक्लूडिंग राइप स्लू और प्लम, यानी बिटर वाइल्ड फ्रूट, एक जंगली जो है कड़वा फ्रूट होता है वो पके हुए थे, वो भी उसके अंदर मौजूद, जिसको प्लम या स्लू कहते हैं। दिस सजेस्टेड दैट ही प्रोबेबली डाइड इन ऑटम, और इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये सर्दियों के मौसम में जो है मर गया। वॉट एवर ही वॉज डूइंग इन दी एल्प्स, चाहे वो जो कुछ भी इस पहाड़ियों में कर रहा था, ऑर्जी ट्रिप वॉज केयरफुली प्लान। इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि ऑर्जी का जो ये सफ़र था उसने इसको बखूबी खुद जो है मंसूबा किया था, उसका खुद जो है इसका एहतमाम किया था। Students believe that Orzi may have come from one of two different areas of settlement. अब जो तारीखदान है ऑर्जी के बारे में ये कहते हैं कि शायद ये दुनिया के किसी एक या दो खित्तों से जो उन्होंने दिए जो आबाद थे उनमें से आया था। वन इन नॉर्दर्न इटली, यानी एक नॉर्दर्न इटली की तरफ से, बिटवीन मिलान एंड वेनिस, जो कि मिलान और वेनिस के जो है किनारों पर आबाद थे। दी अदर इन साउदर्न स्विट्ज़रलैंड, और दूसरी तारीखदानों का ये कहना था कि शायद ये स्विट्ज़रलैंड के हिस्से या ऑस्ट्रिया के जो है ना खित्तों से आया था। प्री हिस्टोरिक विलेजेस, अब जो पुराने जो कदीम मोर देन 2000 एंड 3000 ईयर्स अगो जो विलेजेस थे वो इसलिए कि दरियाओं पर या जो है किनारों पर, झीलों या इस तरह से पानी के करीब के रास्तों पर जो है वो आबाद होते थे। विलेजेस देयर वर यूजुअली बिल्ट ऑन द एजेस ऑफ लेक्स, यानी तालाबों और पानी या नहरों के उनके करीब आबाद होते थे। तो पीपल लिव्ड बाय हंटिंग एंड सिंपल फार्मिंग, और लोग जो है सिर्फ शिकार और जो है खेती बाड़ी या अपनी एग्रीकल्चर से वाबस्ता थे। ऑर्जी वॉन्ट इट शो ही एट अ लॉट ऑफ कोर्स ग्रेन, यानी ऑर्जी के दांतों से यह साबित होता है कि वो बहुत ही जो है ना कच्चा अनाज खाता था, यानी अनाज, ग्रेन मीन्स अनाज, एंड कोर्स मीन्स रफ, यानी कच्चा या ख़राब जो है उसको जो कहते हैं, वो अनाज खाता था क्योंकि उसके दांतों के ऊपर जमा हुआ था। इट मीन्स वी गेट दिस आइडिया फ्रॉम द टीथ। परहैप्स द आइसमैन वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर टू दी अदर, शायद ये आइसमैन एक जगह से दूसरी जगह का सैर सफ़र किया करता था।
एट एनी रेट, किसी भी हालत में, सम टाइम इन अ लॉन्ग फॉरगॉटन प्री हिस्टोरिक, और कह रहा है कि बहुत जिसको हमने कुछ लोगों को जो है फरामोश कर दिया, भुला दिया, प्री हिस्टोरिक ऑटम, यानी जो कि बड़े तारीख में, पुरानी तारीख में, जो सर्दियों के मौसम में, ही टुक शेल्टर अमंग द रॉक्स ऑफ सिमोलियन ग्लेशियर्स, शायद या वो पनाह लेने आया था उस सिमोलियन ग्लेशियर्स के अंदर, हेयर ओवरकम बाय अ कोल्ड स्नो, जहाँ पर वो इस तूफानी जो है बर्फ़ में फंस गया, और परहैप्स इवन इल हेल्थ, या उसकी सेहत ख़राब हो गई, ही डाइड, और वो इंतकाल कर गया। अल्लो वी विल प्रोबेबली नेवर नो एग्जैक्टली हु ओर्जी वॉज, और चुनांचे हम इस बात पर आ चुके हैं कि हमें अभी भी इसका पता नहीं कि ऑर्जी या आइसमैन कौन था, बट द मोस्ट रोमांटिक थ्योरी, लेकिन रोमांवी नज़रिया तो ये है, इज़ दैट ही वॉज अ शैमन और होली मैन, या तो ये एक कोई रूहानी पेशवा था या एक नेक आदमी था। अ नंबर ऑफ क्यूरियस डिटेल, बहुत सारी ऐसी जो है तफसीलात हमें मिलती हैं, सपोर्ट दिस आइडिया, जो इस ख्याल को जो है सपोर्ट करती हैं, उसको मदद देती हैं। फर्स्ट द फैक्ट दैट ही वॉज कैरिंग अ कॉपर एक्स, यानी पहले तो उसने एक कॉपर का कुलाड़ी उठाई हुई है, सी पिक्चर अबव, यानी एक तस्वीर है ऑन पेज नंबर 113, आप उसको जो है देख सकते हैं। ओनली एट अ टाइम व्हेन मोस्ट पीपल हैड ओनली स्टोन मीन्स, यानी कुछ लोग ऐसे थे उस वक्त में जो सिर्फ पत्थर से बने हुए औजार उठाते थे, वाज अ पर्सन, या तो फिर ओनली मीन्स दैट ओर्जी वाज अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, अब ओर्जी जो था वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल शख्स था। ओनली अ चीफ्टेन, या तो कोई सरदार था, और ए रेस्पेक्टेड प्रीस्ट, मैजिशियन, या तो कोई रूहानी पेशवा या कोई जादूगर, कुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव व्हाट वाज इन 3300 ईयर्स BC। अब आप तवक्को कर सकते हैं कि 3300 साल पहले, बिफोर क्रिश्चियनिटी, यानी ईसाइयत से पहले का, एंड सच न्यू टेक्नोलॉजी, सेकंड माउंटेन, यानी इस न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो हमें मिली, एंड सेकंड दूसरा, माउंटेन्स आर ट्रेडिशनली सेक्रेड, और सकाफती तौर पर जो है पहाड़ों को मुकद्दस जाना जाता था, यानी पहले के दौर में लोग पहाड़ों की तरफ रुख करते थे और वहाँ पर जाके जो है अल्लाह ताला की जो है इबादत किया करते थे और वहाँ पर चिल्ला वगैरह काटते थे। तो इट मीन दिस इज़ कॉल्ड शेमन और द प्रीस्ट। इस आइडिया से भी जो है लोग इक्तफा करते हैं, बट वी डू नॉट एग्जैक्टली नो दैट हु वाज द आइसमैन और ओर्जी मैन अकॉर्डिंग टू इटालियन। इटालियन ने उनको जो है ना एक पेन नेम दिया, यानी उसको कहा कि ओर्जी मैन बिकॉज ही वॉज फाउंड फ्रॉम द ओर्जी। आई hope that you understand this passage with reading and explanation, and now it's your responsibility to read it many times at your home and extract the meanings of the sentences and paragraphs। आप इसको बार बार जो है रिपीट करें और इसको पढ़ें और इसकी जो है ना समरी पेश जो है इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर 5। यू हैव आल्सो प्रेजेंट दिस कंटेंट सॉल्यूशन इन योर हैंड्स। तो इसका जो सॉल्यूशन है वह पेज नंबर 100 पर है, 101 पर है, एंड देन समरी जो है 102 पेज नंबर पर मौजूद है। यू डू नॉट रिलाई ऑन दिस समरी विच इज़ रिटन बाय जो है ना टीचर। जो ये हमने समरी लिखी है आप इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। यू कैन राइट योर ऑन समरी, यू ट्राई आउट टू राइट द फैक्ट्स फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट। आप इस एक्सट्रैक्ट को लिख सकते हैं। अगेन एंड अगेन आई लेट यू नो अबाउट दैट हाउ टू राइट अ समरी। समरी लिखने का जो तरीका होता है, आप उसमें जो ओपिनियंस हैं, जो राय है, आप उसको इंक्लूड नहीं करते, आप उसको एक्सक्लूड कर दें, और जो उसकी हकाइक हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको आप सीरीज़ यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ लिखेंगे तो यू विल फाइंड दी 1/3 ऑफ योर ओरिजिनल टेक्स्ट। आपको उसका 1/3 ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। और ड्यूरिंग द रीडिंग यू डू नॉट गो थ्रू द लाइन्स, यू गो ओवर द लाइन्स, सॉरी, आप ओवर द लाइन्स रीडिंग ना करें। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। आप इसको लाइन वाइज पढ़ें एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इन योर ओन लैंग्वेज। आप इसको मुकम्मल तरह से समझें। समझने के बाद देन यू पिक अप योर पेन एंड स्टार्ट राइटिंग द कॉम्प्रीहेंशन, मीन्स यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स योरसेल्फ, एंड देन यू हैव टू राइट योर समरी, यानी जिसकी जो वर्डिंग सिलेक्टेड वर्ड्स होंगे, जिसके फैक्ट्स अच्छे होंगे, इट मीन्स दैट इज़ दी पॉइंट ऑफ क्रिएशन, यानी ये क्रिएशन की एक टेक्निक है, उसमें जो है ना आप इसको देख सकते हैं। तो ये समरी आपके लिए जो है ना मौजूद है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू
आई एम गोइंग टू योर होमवर्क डायरी. अब यहाँ पर जो है ना होमवर्क डायरी आपके लिए मौजूद है. लर्न क्वेश्चन आंसर्स और समरी ऑफ आइसमैन. आप आइसमैन की समरी या उसके क्वेश्चन आंसर्स को जो है मेमोराइज करेंगे. तो टुडे वी हैव completed in video number 5 the unit number 5. I hope that you have understood all these points which I have described for you. Okay, Allah Hafiz.